हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि सेकेंड पेपर है। तो ये 11 जनवरी 2023 का पूछा गया पेपर हिंदी संस्कृत जो कि सेकेंड पेपर है। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो सेकेंड पेपर है आज का। तो इसमें आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप लोग कमेंट पे कीजिएगा कि आप लोगों को जो सेकेंड पेपर है वो आप लोगों को साइंस या सोशल साइंस चाहिए, तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंडों को वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं फिर डैश के कौशल सीखते हैं। तो इसमें बताना है कि शारीरिक जो विकास होता है बच्चों में, तो बच्चे सबसे पहले क्या सीखते हैं उसके बाद क्या सीखते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो शारीरिक कौशल के अंतर्गत जो है बच्चे जो है सबसे पहले क्या सीखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्थूल गतिक कौशल, उसके बाद है सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल। तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे सबसे पहले स्थूल गतिक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका स्थूल गतिक, इसमें क्या होता है, ग्रॉस मोटर होता है। क्या होता है ग्रॉस मोटर, इसमें जो है ना बच्चे मतलब कि दौड़ना, चलना, खेलना, इस तरह का चीज़ जो है बच्चे पहले सीखते हैं। उसके बाद जो है इसके बाद फिर वह बच्चे क्या करते हैं, मतलब कि एक तरह से सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करना, मतलब कि स्किल का इस्तेमाल करना मतलब सीख लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पे लिखा फाइन मसल्स। तो उसके बाद जो है फाइन मसल्स मतलब क्या होता है, बच्चे जो है कुछ जैसे कि कमीज का शर्ट का बटन लगाना सीखते हैं। उसके बाद अपने जो है कुछ चित्रकारी वगैरह मतलब कि बनाने के लिए बच्चे जैसे फूल वगैरह इस तरह से सीखते हैं। तो ये सभी जो होता है सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे जो होते हैं मतलब कि लिखने के लिए सीखते हैं, अच्छे से चित्र बनाने के लिए सीखते हैं, शर्ट का बटन लगाने के लिए सीखते हैं। इसमें जो है बहुत ही कम मात्रा में शरीर का जो है पार्ट का जो है यूज होता है, बहुत ही कम मात्रा में। और जो है शारीरिक विकास के संदर्भ में पहले जो स्थूल गतिक कौशल होता है ग्रॉस मोटर, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा शरीर का जो पार्ट या मसल्स का जो है यूज ज़्यादा होता है। तो इसमें शारीरिक विकास में संदर्भ में सबसे पहले बच्चे जो ऑप्शन नंबर 1 स्थूल गतिक कौशल सीखते हैं। उसके बाद इसको हासिल करने के बाद बच्चे क्या करते हैं, सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करना सीखते हैं। इस तरह से 1 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझाते हैं। तो बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझाते हैं, तो आपको बताना है। जैसे कि पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, बच्चे जो है कोरी पट्टी जिन्हें वातावरण के अनुकूलन पूरी तरह से ढाला जा सकता है। उसके बाद मतलब कि बच्चे के बारे में बता रहा है कि वह कोरी पट्टी के समान होता है, उन्हें जो है वातावरण में अनुकूलित रूप से ढाला जा सकता है। उसके बाद अगला है, बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी है जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये ऑप्शन आप लोगों को जो है बिल्कुल ही सटीक लग रहा होगा कि बच्चे जो है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मतलब कि उद्देश्यपूर्ण प्राणी है, किसी भी चीज़ को सीखने में बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होते हैं बच्चे, और जिनकी जो है अपने खुद की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वह अपना क्या करेगा नहीं करेगा उसके लिए बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं उसमें मतलब कि उसकी भूमिका होती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल ही बाल विकास के समकालीन सिद्धांत के बारे में बहुत ही ज़्यादा सटीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यानी कि ये चारों ऑप्शन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि विकास के बारे में कौन सा सही है। तो विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता, देखिए केवल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरह से ऑप्शन जैसे केवल आप लोगों को दिख रहा तो वैसे भी आप लोग इसको गलत कर सकते हैं। क्या विकास जो होता है शारीरिक विकास होता है, क्या उसमें केवल पर्यावरणीय कारक ही होता है? ऐसा थोड़ी नहीं होता है। पर्यावरणीय कारक के द्वारा ही सिर्फ नहीं होता, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे ऑप्शन दूसरा है आपका, विकास केवल अनुवांशिक, इसमें भी केवल अनुवांशिक लगा हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन, ये भी नहीं होगा। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता, ये बिल्कुल ही सही बात है। विकास जो है समग्र मतलब कि सभी तरह से विकास जो, और व्यवस्थित रूप से निरंतर मतलब कि सतत प्रक्रिया में जो आपका विकास होते रहता है। वैसे भी विकास जो आपका जो है जन्म से शुरू होकर के कब्र तक आपका चलता है, जो कि गर्भ से कब्र तक, यानी कि माता के गर्भ से ही विकास जो है क्या हो जाता है, आरंभ हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है।
प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता जो है आपको बताना हो कि किस अवस्था में, किस स्टेज में बच्चे में आ जाता है। जैसे संवेदी पेशीय अवस्था है, जैसे कि फर्स्ट आपका जो है संवेदी अवस्था होता है, जिसमें बच्चे जो है 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं। तो उनमें जो है मतलब कि अपना जो ज्ञानेंद्रियों वगैरह होते हैं, आँख कान नाक त्वचा जो वैसे जो भी होते हैं, उन सारे चीज़ों को वह जो है ना अपने मतलब कि इच्छा अनुसार तो नहीं कहिए, तो मतलब कि अनैच्छिक रूप से उन सारे चीज़ों को जो चलाना सीख लेते हैं। उसके बाद आपका सेकेंड वाला जो स्टेज आता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, प्रतीकात्मक मतलब कि संकेतों का निर्माण करना बच्चे सीख लेते हैं। जैसे आप लोग उस मतलब कि कुछ बताएंगे, संकेत देंगे, तो इधर उधर इस तरह से कुछ उन्हें बताएंगे तो वो बच्चे क्या होते हैं, समझने लगते हैं। तो इसमें जो है प्रतीकों का निर्माण एवं उपयोग करना जो है बच्चों क्या करते हैं, सीख लेते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है तीसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक। इसमें बच्चे जो है किसी भी वस्तु को देख करके उसमें सीखते हैं। उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक, बिना देखे उस चीज़ पर क्या करते हैं, इमेजिंग करना सीख जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ को पकड़ने के तरीका को बदलती है। तो इसमें से आपको बताना है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें कि एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह जो है समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए हाथ के पकड़ने का तरीका को बदल देती है। तो इसमें जो है इसको क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समायोजन। तो इसका जो है राइट आंसर आपका जो है समायोजन कहलाएगा। तो पियाजे के अनुसार जो है जिसमें एक गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने की जो क्रिया होती है, हाथ पकड़ने की तरीकों को बदला जाता है, तो इसको जो है समायोजन कहलाया जाता है, समायोजन कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार जो है, जो नैतिकता का सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहेलबर्ग, तो इसके अनुसार जो है किस स्तर पर व्यक्ति आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक जो है चयन को निर्धारित करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विनियम उद्देश्य अभिविन्यास। तो ये आपका क्या कहलाएगा, विनियम उद्देश्य और अभिविन्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका है, लेव वागोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें मतलब कि क्या करना चाहिए। जो लेव वागोत्स्की साहब जो है संज्ञानात्मक जो विकास का जो दिया था, तो उनके अनुसार आपको बताना है कि उन्होंने जो प्रतिपादित किया कि बच्चे को सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 में है नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। नकारात्मक वर्ड जैसे ही देखे तो आपका ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। उसके बाद है इनाम देना चाहिए। जब भी कभी भी किसी भी ऑप्शन में इनाम, अवार्ड, पुरस्कार आप लोगों को दिखे तो वो आपका गलत हो जाता है। उसके बाद आपका पाठ प्रदान करना चाहिए। पाठ, तो पाठ मतलब क्या होता है, एस्केप होल्डिंग, मतलब उसको क्या करना चाहिए, सहारा देना चाहिए, थोड़ा सा उस चीज़ के लिए संकेत देना चाहिए। मतलब कि इस तरह से पाठ आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, एस्केप होल्डिंग करना चाहिए। तो लेव वागोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाध, उसको मजबूत बनाने के लिए बच्चे जो सीख रहे, मान के चलिए बच्चे क्या करते हैं छोटे में उम्र में साइकिल सीखते हैं। तो साइकिल जब सीखते हैं तो हम जब बड़े होते हैं तो हम क्या कहते हैं, बच्चे को पीछे मतलब कि हम जो है उसका कैरियर या पीछे में पकड़ के बच्चे को हम मतलब कि सहारा देते हैं कि बाबू तुम चढ़ो और चलाओ, तुम आगे मतलब कि साइकिल लेके चलो। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सहारा देते हैं। तो सहारा देना ही आपका क्या कहलाता है, पाठ कहलाता है, यानी कि एस्केप होल्डिंग कहलाता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लेव वागोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सोच, तो सोच के बारे में क्या प्रस्तावित किया है आपको बताना है। जैसे ऑप्शन 1 है बच्चा और किसी अन्य व्यक्तियों के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। तो ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा सटीक है। जब लेव वागोत्स्की साहब जो अपना सिद्धांत दिया है उसमें जो है बच्चे जो है सहयोगपूर्ण भाव में बहुत ही ज़्यादा सीखते हैं। अपने जो है फ्रेंड सर्किल होते हैं, मतलब कि समूह में, मतलब जो कार्य जो बच्चे मिल के जो मतलब कि समूह में करते हैं, मतलब कि 2-4 बच्चे मिल के किसी भी कार्य को करते हैं तो वह ज़्यादा मतलब कि
बेटर होता है। तो इस तरह से सहभागी गतिविधि के दौरान सह निर्मित कार्य की जाती है, ये जो है उसकी प्रस्तावित सोच था। तो इस तरह से बच्चों के द्वारा जो भी ज्ञान मतलब कि अर्जन होता है, यदि वह बच्चे जो है मिल के करे, मतलब समूह में कार्य करे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, डैश कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपने गति, ज़रूरतों की और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। तो डैश कक्षा कक्ष में, किस प्रकार के कक्षा कक्ष में बच्चे जो है सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपने गति, ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। तो आपको बताना है कि वह किस प्रकार का कक्षा कक्ष होगा जिसमें बच्चे जो है सक्रिय रूप से, काफ़ी एक्टिव पूर्ण बच्चे जो है गतियों को सीखते हैं, ज़रूरतों को सीखते हैं। तो वह जो है एक तरह से आपका राइट आंसर प्रगतिशील कक्षा कक्ष होगा। तो प्रगतिशील कक्षा कक्ष में हमेशा बच्चे जो है सक्रिय रूप से सक्रिय मतलब कि पूर्ण रूप से जो है भागीदारी करते हैं और बच्चे जो है अपने सारे गतिविधियों को क्या करते हैं, सीखते हैं। तो जब भी इस तरह का बच्चे सीखते हैं, मतलब कि सभी बच्चों की समान भागीदारी होती है और सभी बच्चे अच्छे से सारे गतिविधियों को सीखते हैं, तो वह निश्चित रूप से कैसा कक्षा कक्ष होगा, प्रगतिशील कक्षा कक्ष होगा। तो इस तरह से प्रगतिशील कक्षा कक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में, तो बहुबुद्धि जो सिद्धांत है, हावर गार्डनर साहब ने बहुबुद्धि को बहुत मतलब कि अनेक प्रकारों में विभक्त भी किया है। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में क्या होता है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग। सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता, क्या बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद एक निश्चित आईक्यू होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है, ये भी गलत है। मतलब कि बच्चों में कभी भी या किसी भी बच्चों में समान आईक्यू, मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि जो जन्म से ही तय हो जाता है। जन्म से सभी को जो सेम प्रकार की बुद्धि होती है, बट यहाँ पे जो जिस तरह का वातावरण में ढलते हैं वैसा उनका बुद्धि हो जाता है। तो ये नहीं कि मतलब कि जब जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको बढ़िया बुद्धि होगा, जो मतलब किसी बच्चे में कम बुद्धि होता है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है, ये बिल्कुल ही सही बात है। जो बहुबुद्धि जो होते हैं अलग अलग मात्रा में जो है विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमता होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसमें चौथा में बोल रहा है कि 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं, ये भी नहीं होगा। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है, इस प्रत्यय के समर्थक है। तो बालक एवं बालिकाओं की जो है निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। तो यह प्रत्यय जो है समर्थक है, मतलब किसने इस बात को बोला है, तो आपको जैसे कि नोम चॉम्स्की साहब, जीन पियाजे, उसके बाद जीरोम ब्रूनर, लेव वागोत्स्की। तो लेव वागोत्स्की साहब जो है इस बात की पुष्टि की है कि बालक बालिकाओं को जो है निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि वह बच्चे क्या करते हैं, स्वचिंतन को निर्देशित करती है और स्वयं जो है उसका नियंत्रण भी करती है। तो किसने कहा, लेव वागोत्स्की साहब ने बताया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इस तरह से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते देखते होंगे। तो ऐसा ही होता है सीटेट में। तो आप लोगों को जो शिफ्ट में मिला, फिर जो अगले शिफ्ट में एग्जाम होगा तो उसमें 1-2 क्वेश्चन रिपीट होगा और पिछले साल का क्वेश्चन तो हूबहू आपका जो है मतलब कि सीटेट का एग्जाम में आने का गारंटी है। इसीलिए तो इसमें एग्जाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितना भी सेट प्रैक्टिस यानी कि पिछला प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है, तो आप लोग सारे वीडियो देख कर भी जाएंगे तो आप लोग अच्छे से जो है नंबर कर पाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति है? तो बच्चों में जो है जो जेंडर रूढ़िवादिता होती है उस चीज़ को कम करना है, उस प्रभाव को, इफेक्ट को कम करना, इसके लिए क्या करना होगा? तो जेंडर रूढ़िवादिता में होता क्या है कि ये लड़का है तो लड़का ये काम करेगा, लड़की है तो लड़की वो काम करेगी, लेकिन उन दोनों को मिलाना है। तो उन दोनों को मिलाने के लिए क्या करना होगा? जैसे ऑप्शन नंबर 4 है, जेंडर मतलब संबंधित पूर्वाग्रह पर चर्चा करना। तो उसमें जो है जो जेंडर संबंधित जो पूर्वाग्रह है उस पर हम लोग चर्चा करके इस चीज़ को जो है कम कर सकते हैं। और सब ऑप्शन जैसे है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, इससे तो
और ज़्यादा ही मतलब कि जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ेगा। जैसे कि लड़का को अलग बैठाएंगे, लड़की को अलग बैठाएंगे, इससे तो और अधिक ही हो जाएगा। जेंडर विशिष्ट भूमिका पर भी ध्यान देना, यदि उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो भी ज़्यादा मतलब कि ये कोई जेंडर जो रूढ़िवादिता है उसको कम नहीं करेंगे हम लोग, कम नहीं होगा उससे। जेंडर पृथक खेल, अब लड़का अलग खेल खेलेगी, लड़की अलग खेल खेलेगी, इससे क्या कम होगा और बढ़ेगा ही जेंडर रूढ़िवादिता। लेकिन जेंडर रूढ़िवादिता के संबंध में यदि हम लोग उसके पूर्वाग्रह पर यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो इस मैटर पर यदि हम लोग चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है जेंडर रूढ़िवादिता जो है वह कम प्रभावी होगा और इससे जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को, सीखने सिखाने मतलब कि जो होता है अधिगम की जो क्रिया होती है, हर बच्चे के लिए उपयुक्त प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। जैसे ऑप्शन 1 है बच्चे को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए, और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जो भी शिक्षिका है या शिक्षक है यदि वह बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वह यदि विभिन्न प्रकार के विभिन्न टाइप के जो है यदि वह गतिविधि एक्टिविटी को साथ में ले के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो इस तरह से बच्चे को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियों का जो है क्या करना, उपयोग करना है, और वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होगा बच्चों को सीखने सिखाने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कथन और तर्क से रिलेटेड है। कथन में बोला जा रहा है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षा मूल्यांकन एकमात्र तरीका होनी चाहिए। अब बताया जा रहा है कथन में कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर लिखित परीक्षा मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। बच्चे रटकर स्मरण करने द्वारा सबसे प्रभावशाली ढंग से सीखता। बच्चे क्या जो रट के सीखेंगे वो ज़्यादा बेटर होगा, ये कभी नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद कथन भी आपका गलत ही है। देखिए जो सामाजिक रचनात्मक जो स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षा होगी, सिर्फ क्या उसका मूल्यांकन जो होगा वही सिर्फ आधार माना जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से आपका कथन भी गलत है और आपका तर्क भी गलत है। बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, फिर कथन और तर्क से है। समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्टताओं को न देखते हुए सभी बच्चों को समायोजन किया जाए। तो समावेशी शिक्षण के बारे में क्या होता है कि उसमें समावेशी शिक्षण में जो है सभी प्रकार के सभी धर्मों के सभी विशेष मतलब कि जो कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी, किसी भी तरह से विकृति से जो बच्चे मतलब कि अलग है तो उनको सभी को जो एक साथ मतलब कि जो भी विकलांग बच्चे हैं या कोई दृष्टिबाधित बच्चे हैं, पैर से विकलांग है, सभी बच्चे को एक साथ बैठाना है, एक साथ पढ़ाना है, ये समावेशी शिक्षण का मतलब कि उद्देश्य होता है। उसके बाद तर्क में भी क्या बोला जा रहा है, समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चे तक सीमित नहीं है। ये बात आपका भी बिल्कुल सही है। समावेशन एक व्यापक दर्शन है, बहुत बड़ा चीज़ है समावेशन, और जो है जो केवल दिव्यांग बच्चे तक ही सीमित नहीं है। हम लोग सिर्फ जो है दिव्यांग बच्चों को एक साथ ला के हम लोग पढ़ा देना वह सिर्फ समावेशन नहीं कहलाता। समावेशन कहलाता है क्या, बहुत बड़ा चीज़ है जिसमें कि सभी धर्मों, सभी मतलब कि ऊंच नीच और जो भी विकलांग यानी कि हर एक चीज़ों को एक साथ ला करके खड़ा कर देना वह समावेशन होता है। और आपका तर्क भी वही चीज़ कहता है कि समावेशन को आप लोग सिर्फ जो है दिव्यांग से तुलना नहीं करें, वह बहुत बड़ी चीज़ है। और आपका कथन में भी वही बात बताया जा रहा है कि समावेशी शिक्षण एक शैक्षणिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्टताओं को न देखते हुए सभी बच्चों को समायोजित किया जाए। बिल्कुल ही सही है। तो इस तरह से आपका कथन भी सही है और तर्क भी सही है, और तर्क आपका कथन का जो है निश्चित तौर पर व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए। जो प्राथमिक और माध्यमिक कक्षा में जो है शिक्षिका को विविधता को जो है किस तरह देखना चाहिए, सीखने में अवरोध के रूप में, ये आपका गलत हो जाएगा। विविधता को नज़रअंदाज करना चाहिए, ये कभी भी नहीं करना चाहिए नज़रअंदाज। विविधता को कम करने के लिए मानवीकृत पाठचर्या को प्रोत्साहन, मानवीकृत वर्ड आप लोग देखें तो इसको आप लोग निगेटिव मतलब गलत कर दीजिए। एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले, ये आपका बिल्कुल ही सटीक ऑप्शन। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग आंसर ऑप्शन पढ़ के ही टिक करेंगे। तो चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपका जो है मस्तिष्क को ज़्यादा तुरंत मतलब कि
मतलब कि हेडेक करेगा कि कौन सा ऑप्शन जो आपका सही है। तो इस तरह से सारे ऑप्शन में निगेटिव थॉट यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, बट आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसमें एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिसमें बहुरूपता को बढ़ावा मिले। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का जो प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिका होगी, इस तरह से विविधता को देखना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कार्तिकेय जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यह किस लक्षण हो सकते हैं? यह किसके लक्षण हो सकते हैं? जो कार्तिकेय जो है 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उसने अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यह किस लक्षण मतलब कि किसके लक्षण हो सकते हैं? तो आपको बताना है, जैसे कि लेखन वैकल्प या गुणज वैकल्प या स्वालीनता या पठन वैकल्प। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर 3 स्वालीनता आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? ऑप्शन 1 है आपका कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना। उसके बाद है विभिन्न प्रकार के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण करना। उसके बाद है बहुत से विज्ञापित पत्रक देना जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो। उसके बाद है कक्षाई अधिगम को परिविष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 में आपका 1 और 4 है। तो कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना चाहिए, ये आपका 1 जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा में देखिए आपका कक्षाई अधिगम को परिविष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना, ये आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये 1 और 4 जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन में है रचनात्मक की एक पहचान विशेषता है। तो रचनात्मक की एक पहचान जो है आपको बताना है कि उसकी क्या विशेषता है। अपसारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता, अभिसारी सोच एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। रचनात्मक कार्य में जो है कभी भी जो अपसारी सोच नहीं आएगा, ये तो गलत हो जाएगा। निष्क्रिय नकल करने की क्षमता, ये भी जो भी रचनात्मक बच्चे होते हैं वो कभी भी नकल पर जो है ज़्यादा मतलब कि वैल्यू नहीं देते हैं। लंबे गद्यांशों को रटने का कौशल, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 जो है पढ़ के आपका जो है बिल्कुल ही चारों ऑप्शन को देख कर ही आप लोग टिक कर सकते हैं। अपसारी मतलब कि हमेशा जो बड़ा मतलब सोचता है बच्चा और अलग अलग विचारों उत्तरों को प्रस्तावित करने का क्षमता रखते हैं कौन? जो रचनात्मक बच्चे होते हैं। उसके बाद चलिए ऑप्शन 1 नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मक का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? यदि एक शिक्षिका है, यदि वह अपने बच्चों में रचनात्मक का आकलन करना चाहती है, कौन बच्चे रचनात्मक दृष्टिकोण के बच्चे हैं, तो उसे क्या मतलब कि किस कार्य को नहीं करना चाहिए? जैसे ऑप्शन 1 में है परिणामों से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऐसा उन्हें जो है करना चाहिए। उसके बाद है विद्यार्थियों को आपस में तुलना, ये नहीं करना चाहिए। यदि वह बच्चे रचनात्मक बच्चे को खोज रहे हैं क्लास में कि कौन बच्चे रचनात्मक है, तो कभी भी एक दूसरे बच्चे से कंपैरिजन क्लास में नहीं करना चाहिए। तो कोई भी शिक्षक हो, यदि आप है या हम है, तो हमें जो है कभी भी क्लास में एक या दूसरे बच्चे से कभी भी तुलना नहीं करना है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे बच्चे को जो कम मतलब कि थोड़ा सा रहते हैं तेज, तो उस बच्चे पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और वह बच्चे बार बार मन में सोचने लगते हैं कि मतलब कि उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो हमसे ज़्यादा तेज है, हम तेज नहीं है, तो उस पर जो है ज़्यादा निगेटिव थॉट मतलब कि बच्चे में हो जाता है। इसीलिए आप लोग भी इस तरह का कंपैरिजन कभी भी क्लास में बच्चों के साथ नहीं करें। सीखना क्या है आपको बताना, एक निष्क्रिय प्रक्रिया, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में स्वतंत्र होता, केवल जानकारी के प्रत्याय और पुनरूपण की प्रक्रिया है। तो सीखना क्या है? निष्क्रिय है, ये गलत हो जाएगा। केवल जानकारी और प्रत्याहार या पुनरूपण, यहाँ पे केवल लगा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। 2 हो जाएगा आपका कि व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। सीखना जो है हमेशा व्यक्तिगत कारकों से क्या होता है? प्रभावित होता है। सीखना आपका जो है व्यक्तिगत
ये जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 नंबर गलत हो जाएगा, एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। उसके बाद ऑप्शन 3 जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल जानकारी के प्रतिहार और पुनर्रूपण पर यहाँ केवल लगा हुआ तो ये गलत ही हो जाएगा। तो सीखना क्या है, यह व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी जो है कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो किस प्रकार के बच्चे, जैसे ऑप्शन 1 में है अपनी जन्मजात योग्यता को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता, ये गलत बात है। उसके बाद है मतलब कि जो जन्मजात है तो वह बच्चे जो है उस चीज़ को बदल सकते हैं, मतलब कि करके उस चीज़ पर ध्यान दे के बदल सकते हैं, लेकिन कहता है कि यहाँ पे बदला नहीं जा सके, इस तरह से गलत हो जाएगा। मेहनत से खुद के सीखने प्रदर्शन व बदलाव लाया जा सकता है, ये बिल्कुल ही सही बात है। जो भी बच्चे जो है मतलब कि किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने के उन्मुख होंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो जो बच्चे मेहनत करके खुद सीखेंगे और प्रदर्शन करेंगे वह निश्चित तौर पे बदलाव लाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। शिक्षकों को जो है कक्षा में महारत उन्मुख मतलब कि काफ़ी तरह से वह बच्चा इंटेलिजेंट हो सभी तरह से, तो वैसे बच्चा को तैयार करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना चाहिए। ये नहीं होगा कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए, सिर्फ उसी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिताएँ जीतने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या विद्यार्थी को मतलब जितना भी प्रतियोगी परीक्षा है सिर्फ उसे मतलब जीतने के लिए ही उसे पढ़ाया जाए, ये भी नहीं हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना। उसके बाद है असफलता से बचने के लिए डर व तनाव पैदा करना। ये देखिए डर या और तनाव पैदा करना ये आपका नेगेटिव हो जाता। ऑप्शन नंबर 3 में क्या, सीखने की प्रक्रिया में आनंद, बच्चे को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय व मतलब कि हैप्पी इस तरह के चीज़ों को जो उसे फीलिंग मतलब कि लाया जाए तो वह ज़्यादा बच्चे जो है क्या होगा, महारत हासिल करेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी। तो निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा प्रणाली जो है विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगा। जैसे पहला है ज्ञान को विद्यार्थी के निजी जीवन से जोड़ना। उसके बाद है केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने, केवल इस तरह से ये गलत ऑप्शन है। बारंबारता भेदन और अभ्यास ड्रिलिंग वाला जब भी आता है ये भी गलत ही ऑप्शन होता। बहुत सी जानकारी को एक ही समय में याद रखने का प्रयास, याद रखना ये रटना ये भी आपका ऑप्शन गलत ही हो जाता। तो इस तरह से चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद भी आपको जो है मतलब कि आंसर निकल के आ गया, ज्ञान को विद्यार्थी के निजी जीवन से उसके दैनिक जीवन से जोड़ना ये ज़्यादा ही अर्थपूर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना जो है किसको प्रोत्साहित किया जाता है। अधिसंज्ञानात्मक कौशल का, स्वनियमता का, विवेचनात्मक सोच का, समस्या समाधान, अर्थहीन भेदन व दोहराव। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से सिर्फ 5वां ऑप्शन यदि आप लोग छोड़ देते हैं, यानी कि अर्थहीन वेदन व दोहराव, इसको यदि छोड़ के और सारे को यदि हम लोग देखते हैं तो ये सभी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, रचनावादी कक्षा में सीखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिसंज्ञानात्मक ऑप्शन 1 भी सही हो जाएगा। उसके बाद स्वनियमता ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा वाला विवेचनात्मक सोच और चौथा हो जाएगा आपका समस्या समाधान। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रतियों के वैकल्पिक संरचनाएँ हैं। तो बताना है कि विद्यार्थियों के संप्रतियों के वैकल्पिक संरचना क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। तो विद्यार्थियों के संप्रतियों के वैकल्पिक संरचना क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों द्वारा जो है रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बच्चे कैसे सीखते हैं। आपको बताना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, प्रयोग व अन्वेषण द्वारा, सुनकर व बोलकर, चर्चा व मन करके, चीज़ें बनाकर व कर कर।
तो इसमें से चारों आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे किसी भी चीज़ को प्रयोग व अन्वेषण करके सीखते हैं, सुनकर या बोलकर सीखते हैं, चर्चा करके या मनन करके सीखते हैं, चीज़ों को बनाकर सीखते हैं। तो ये सारे चारों प्रकार, इन सारों चीज़ों के द्वारा बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाला अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो, तो बताना है कि एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में जो है, जो 6 to 8 वाला जो कक्षा कक्ष होता है, उसमें विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य क्या होगा। जैसे ऑप्शन 1 है, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होता, मध्यम चुनौतीपूर्ण प्रस्तुत करते हैं, बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं, पुनरावृत्ति व उबाऊ होते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें शैक्षिक कार्य वह क्या होगा। तो एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में जो है विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण जो है कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, तो माध्यमिक कक्षा है तो इसमें जो मध्यम चुनौतीपूर्ण प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे डैश से जोड़ा जाना चाहिए। तो अधिगम जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको जो है अर्थपूर्ण बनाने के लिए किस चीज़ से जोड़ना है। तो उसे जो आनंद व संतुष्टि, इससे पहले वाला भी हम लोग पिछला वाला क्वेश्चन पढ़े थे। तो कक्षा कक्ष या रचनात्मक विद्यार्थियों को मतलब करने के लिए, उसको जो है प्रतिभाशाली बनाने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो इंजॉय के साथ यदि पढ़ाएंगे तो वह ज़्यादा बेटर होगा। तो आनंद व संतुष्टि से जोड़ना होगा अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक शिक्षिका क्या करती है, परियोजना कार्य देती है और वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। इसमें जो आपका ऑप्शन जो कथन भी सही है और तर्क भी सही है और तर्क व्याख्या भी करता है। तो एक शिक्षिका यदि वह परियोजना कार्य देगा तो बच्चों में वह सहयोगात्मक के रूप में जो है कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है, सही बात है। और बच्चे जो है सहकक्षी मतलब अपने जो सहपाठी है उसके साथ चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 जो है तर्क भी सही है और कथन भी सही है और तर्क आपका व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरह से आज हम लोग जो है 30 क्वेश्चन जो है CDP के जो ये पेपर 2 था इसका कवर किए। तो आप लोग जल्दी से एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आप लोग के कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो है साइंस या सोशल साइंस का वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।